गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, संबंधी कर्म। ठीक है ना। ये संबंधी कर्म क्या होता है? तो सबसे पहले हम हेडिंग दे दें, संबंधी कर्म। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका भाव क्रिया में निहित होता है, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसे सामान्य रूप से अर्थात सामान्य तरीके से आप बाहर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट और वर्ब दोनों के मीनिंग में क्या होती है? समानता होती है। क्या होती है? समानता होती है। यही कारण है कि ऑब्जेक्ट का जो भाव है क्रिया में निहित है, तो सामान्य तरीके से अर्थात सिंगल वर्ड के रूप में आप इसे वर्ब के बाद लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब इसे बाहर करने का एक ही तरीका है कि उस ऑब्जेक्ट को बाहर प्रयुक्त करते समय उसके पूर्व किसी एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव यानी उचित सुटेबल एडजेक्टिव का प्रयोग कर दें, तभी संभव है इसे बाहर करना। इस तरह से वह एडजेक्टिव भी ऑब्जेक्ट का क्या है? हिस्सा बन जाता है। वो भी कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के का हिस्सा बन जाता है। सिंगल वर्ड के रूप में अगर आप बाहर करते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, वह ऑब्जेक्ट जिसका भाव क्रिया में निहित होता है और इसे सामान्य रूप से सिंगल वर्ड के रूप में बाहर नहीं लिखा जा सकता है, बल्कि इसके पूर्व किसी उचित एडजेक्टिव का प्रयोग करके बाहर लिखा जा सकता है, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऐसी दशा में वह क्रिया सर्वप्रथम डूइंग वर्ब होती है। मैं पढ़ा चुका हूँ कि डूइंग वर्ब तीन तरह की, ऑलवेज ट्रांसिटिव, ऑलवेज इंट्रांसिटिव और बोथ। तो वह क्रिया डूइंग तो होगी, परंतु बोथ की कैटेगरी में होगी। इस कैटेगरी में होगी बोथ, यानी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों कैटेगरी में। तो अगर आप कॉग्नेट ऑब्जेक्ट को एडजेक्टिव लगाकर बाहर लिखते हैं तो क्रिया वीआई हो जाएगी, यानी डूइंग वर्ब वीआई हो जाएगा। और नहीं लिखते हैं, सॉरी, बीटी हो जाएगा। अगर आप एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट, कौन सा? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, तो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत दोनों आ जाएंगे। यानी एडजेक्टिव लगाकर अगर ऑब्जेक्ट को बाहर करते हैं तो क्रिया क्या होगी? ट्रांसिटिव। और नहीं करते हैं तो क्रिया क्या रहेगी? इंट्रांसिटिव। तो यह कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कुछ खास क्रियाओं के साथ ही प्रयुक्त होता है, सभी क्रियाओं के साथ प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे उन क्रियाओं की लिस्ट में दे रहा हूँ।
कौन है? इससे ड्रीम। ड्रीम, ड्रीम मीन्स क्या होता है? स्वप्न देखना यानी सपना देखना। और लाइफ का मतलब जीना, जीवन जीना। और क्या है? फाइट यानी लड़ना, अर्थात लड़ाई लड़ना। ठीक है जी। और शाई, शाई का मतलब भरना। क्या होता है? शाई का मतलब भरना, आहें लेना। ठीक है। अब इसमें कौन है? एक स्लीप भी आता है। स्लीप मीन्स क्या होता है? सोना। ठीक है। और एब्यूज भी आता है। एब्यूज मीन्स गाली देना। ठीक है ना? इस तरह से और भी क्रियाएं आपको मिल सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 हमने दे दिए। अब चलिए हम इनको एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं कि कॉग्निट ऑब्जेक्ट होता क्या है। अगर आप हिंदी वाक्य में कहते हो, हिंदी से इंग्लिश समझाएंगे तो बेटर रहेगा। क्या कहते हो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ? अगर हिंदी से इंग्लिश बनाते हो तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आज, ठीक ना, मैं आज रात्रि कर देता हूं। आज रात्रि में क्या स्वप्न देखा? क्या देखा? स्वप्न देखा। आज रात्रि में स्वप्न देखा। ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप इसका ट्रांसलेशन करते हो, क्या आई ड्रैंक और ड्रीम टुनाइट, तो यह ट्रांसलेशन रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। हिंदी में अगर हम एक लगा करके भी लिखे, आज रात्रि मैं एक स्वप्न देखा, अगर हम यहाँ एक लगा दें तब भी यही ट्रांसलेशन होगा, और एक नहीं लगाएं तब भी वही ट्रांसलेशन होगा। मैं लिख दिया, आज मैं स्वप्न देखा। अब देखिए, अगर एक लगा देते हैं तो थोड़ा भाव और चेंज हो जाएगा, उसको हम अलग करते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक ना? चलिए, मैं स्वप्न देखा। हिंदी तो यहीं रहने दीजिए, इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश में आप क्या लगा रहे हैं? आप क्यों लगा करके ड्रीम को क्या कर रहे हैं? ड्रीम को बाहर कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के रूप में सामान्य तरीके से, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के रूप में सामान्य तरीके से, समान रूप से इसको बाहर कर। अब बताइए, इसमें कहीं ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है? जब आपने इसको और लगा के बाहर कर दिया, इसका मतलब कि इसको आपने ऑब्जेक्ट बना दिया स्वप्न, और देखा तो आप अलग कर दिए।
तो देखना की अंग्रेजी तो सी हो जाएगी, जबकि हमारा वाक्य है स्वप्न देखना। जब स्वप्न देखना है तो हमारी जो क्रिया यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ। तो स्वप्न देखना ऐसा कार्य है जिसमें क्या है, स्वप्न ही देखा जाता है। स्वप्न देखिए, देखना एक सिंपल चीज़ है, आँखों से देखना किसी चीज़ को देखना, लेकिन सपना देखना, स्वप्न देखना क्या चीज़ है, यानी सपने में स्वप्न देखना। कुल मिलाकर के स्वप्न अवस्था में आप क्या देख रहे हो, कोई स्टोरी देख रहे हो, वही तो सपना है। तो स्वप्न जो आप जेड का भाव यहीं पर छिपा हुआ है, क्रिया हमारी यहाँ से यहाँ तक है, और आप ये क्या है, स्वप्न क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। क्योंकि अब इसको आप सामान्य रूप से बाहर किए हो तो क्रिया हमारी क्या बच गई, देखा। तब तो हमें सी लिखना चाहिए, सी लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, ऑलरेडी हम ब्रैंक लिख चुके हैं, स्वप्न देखा। तो स्वप्न देखा में यानी इसकी इंग्लिश हम यहाँ लिख चुके हैं, क्योंकि ड्रीम का मतलब होता है क्या, स्वप्न देखना। अब यहाँ और हम क्लियर कर देते हैं टू ड्रीम, नहीं हटेगा, नीचे आते हैं, देखिए टू ड्रीम। अब यहाँ और क्लियर हम करते हैं टू ड्रीम। तो ड्रीम का मतलब होता है स्वप्न देखना। क्या होता है, स्वप्न देखना। ये मूल अवस्था में हम इतनी काम दे रहे हैं, स्वप्न देखना। तो यहाँ से देखिए ये पूरा क्या है, ड्रीम का मतलब, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा वर्ब है, और इसमें ये ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है। स्वप्न देखना देखने के से हट कर क्रिया है। देखना एक सामान्य है कि आँख के सामने कोई चीज़ आ गई तो दिख गई, उसे क्या कहते हैं, देखना कहते हैं। जबकि स्वप्न देखना है ऑर्डिनरी देखना नहीं है, खास चीज़ है, खास क्रिया है, जिसमें सपना ही देखोगे, कोई अन्य चीज़ नहीं देखोगे। तो ये ऑब्जेक्ट का भाव क्या है, क्रिया में निहित है, जिसे हम सामान्य तरीके से बाहर कर दिए तो गलत हो गया। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सही ट्रांसलेशन क्या होगा इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस का सही ट्रांसलेशन हम ऊपर ले जाते हैं। चलिए इसका जो सही ट्रांसलेशन देखिए क्या होगा, आई ड्रैंक टू नाइट, क्या है, टू नाइट, ये ट्रांसलेशन है। ड्रीम को बाहर करने की क्या है, आवश्यकता नहीं है। अब आपका क्या हुआ, सेंटेंस सही हो गया, ठीक ना, क्योंकि इसमें क्या है, स्वप्न देखना। देखिए ये है स्वप्न देखना, तो जो स्वप्न का भाव क्या इस क्रिया में निहित है। मैं आज रात स्वप्न देखा, तो स्वप्न और ड्रीम बाहर करना बिल्कुल गलत होगा। अब चलिए, अब दूसरी चीज बता रहा हूँ। तो ऑर्डनरी ऑब्जेक्ट के रूप में बाहर किए तो सेंटेंस गलत हो गया, इसको कहाँ होना चाहिए, अंदर, सेंटेंस सही हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये दियाई है, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। हमने कहा कि बोथ की श्रेणी में आती है, क्या, बोथ की श्रेणी में, यानी वर्ब पार्ट 6 को अच्छी तरह से तैयार कर जाएगी। अब इसे हम बीटी में चेंज करना चाहते हैं। क्या होता है, क्या करना चाहते हैं, बीटी में, तो क्या करेंगे, आज रात्रि मैं एक, अब एक रखा हुआ या
न लगाओ, सीधे क्या जी, भयानक स्वप्न देखा। अब देखिए यहाँ क्या चीज मैंने किया, यहाँ पर ये बाहर नहीं हुआ क्योंकि पूरा का पूरा क्या है वो का। अब यहाँ मैंने एक शब्द लगा दिया, अब एक लगाओ या न लगाओ, एक को हम किनारे करते हैं, लेकिन मैंने एक शब्द यहाँ पर लगाया एडजेक्टिव। क्या लगाया? एडजेक्टिव। क्या लगाया? एडजेक्टिव। यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या बताया? यहाँ से यहाँ तक क्या बताया मैं? ये है वर्ब। अब VTVI का डिसीजन हम बाद में लेंगे। कौन सा? डूइंग वर्ब। तो ये हुआ। अब चलिए भयानक स्वप्न, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका? ठीक, ये क्या है? ये नाउन। ठीक, एक बार स्वप्न देखा से मिल करके वर्ब बना दिया, दिख रहा है ना ऊपर? हाँ, देखा के साथ मिलकर स्वप्न देखना क्रिया बना दिया, और दूसरी बार एडजेक्टिव से मिल करके कॉग्निट ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या बना दिया? कॉग्निट ऑब्जेक्ट बना दिया। यही खास बात है, इसी को कहते हैं कॉग्निट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट का भाव इसमें नहीं थे, क्रिया में, जिसे सामान्य तरीके से आप बाहर नहीं कर सकते हैं। अगर सामान्य तरीके से बाहर करते हैं, यानी ऑर्डनरी ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा, तो सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, बाहर किया ही नहीं जा सकता है। जबकि एक एडजेक्टिव, यानी किसी भी एडजेक्टिव का जो आपको उचित लगे, आप अद्भुत भी लिख सकते थे, अच्छा भी लिख सकते थे, अच्छा सपना, अद्भुत सपना, और हमने क्या लिख दिया? भयानक सपना। तो अब इसका जो ट्रांसलेशन होगा क्या मिलेगा आपको? ये अब इसका जो ट्रांसलेशन होगा क्या होगा? आई ड्रैंक। तो ये हमने लिख दिया, स्वप्न देखा, लिख दिया। स्वप्न देखा क्रिया आ गई पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब भयानक सपना, अब इसमें एक लगाओ या ना लगाओ, लेकिन इंग्लिश में तो लगाना पड़ेगा। भयानक स्वप्न। अब ये क्या हो गया? कॉग्निट ऑब्जेक्ट, आपकी क्या लगा दिया, और क्या? हॉरिबल, क्या? ड्रीम। फिर हमने इस पोर्शन को कॉग्निट ऑब्जेक्ट के रूप में बाहर कर दिया। उसके बाद टू नाइट हमारा क्या है? कंप्लीट नहीं लगा हुआ है, लगा दिया। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? ये क्या कहा जाएगा? कॉग्निट ऑब्जेक्ट। तो कॉग्निट ऑब्जेक्ट सिंगल वर्ड नहीं है। एडजेक्टिव किसके लिए लगा? ड्रीम के लिए। ड्रीम हमारा क्या है? नाउन है, और हॉरिबल हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, और ये आपका कंप्लीमेंट है, और ये है कॉग्निट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्रिया किसमें चेंज हो गई? ट्रांसिटिव वर्ब। तो पहले ही मैंने चर्चा किया कि बोथ की श्रेणी में आती है। क्या है? बोथ की श्रेणी में आती है। अब इसमें से ऊपर जो लिस्ट दिए हैं कोई भी लीजिए और सेंटेंस बनाते चलिए। तो यहाँ हिंदी से हम ट्रांसलेट करके सिखाया मैंने आपको। अब इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस लिखते हैं और हिंदी में उसकी मीनिंग बता देंगे। तो देखिए हम कहते हैं कि शी शाई, शाई का मतलब आ भरना, यानी गहरी सांस लेना। तो गहरी शब्द ऐसे नहीं, मतलब आ भरना। यहाँ पर आ अभी गहरी शब्द नहीं जोड़ सकते हैं। सी शाई
अब यहाँ पर फिर साई दिख रहा है, उसने एक भरी, तो वही है कि उसने एक स्वप्न देखा, सेम पैटर्न हुआ तो गलत हो गया। अब क्या हम लिखेंगे, सी साइड क्या लाएंगे, इसको बाहर करने का है लंबी भरी, तो लंबी के लिए यहाँ पर डीप का प्रयोग होगा, क्या होगा, लॉन्ग नहीं डीप, गहरी भरी है। तो यहाँ पर आपका बन गया। तो इसको अगर आप ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के रूप में आपने क्या किया, बाहर किया, सेंटेंस क्या हुआ, गलत। इसको आपने क्या बनाया, वह क्या, गहरी भरी, तो ये हुआ आपका कॉर्डिनेट ऑब्जेक्ट। वाक्य क्या हो गया, सही। अब चलिए और ठीक है, इसको सही करने का क्या है भाई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बाहर किया, एक तरीका और है, इसको अब vi रहने दीजिए, सी शाई, वह भरी। लगाना हो तो कॉर्डिनेट ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट को बाहर करिए, अन्यथा क्या करिए, इसको vi ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, ये dt, ये क्या है, vi, ठीक है। अब चलिए, माई ग्रैंडफादर लिव्ड, मेरे दादाजी जिए, मेरे दादाजी जिए। अब आगे देखिए, आपको राइट में लगाना है, आगे है माई ग्रैंडफादर lived for 90 years, okay, for 90 years। तो इसमें आपको सही गलत बताना है। अब ऊपर चलते हैं हम, सोच लीजिए कौन सेंटेंस गलत है और कौन सही है, सोच करके आपको बताना। ये 90 है, 9, ठीक है, 9। अब चलिए, इसके नीचे में लिखूंगा, यहाँ जगह नहीं है, ऊपर ले चलता, क्या हो जाएगा, माई ग्रैंडफादर lived a good life, ठीक है। तो ये सेंटेंस, मेरे दादाजी जिए, तो सभी लोग जीते हैं, पूर्ण सेंटेंस नहीं है, पूरा भाव नहीं ले रहा है, गलत हुआ। अब मेरे दादाजी 90 साल जिए, तो सही है, क्या जिए, क्या जिए, जीवन जिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, मेरे दादा, एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, माई ग्रैंड फादर लाइफ लाइफ, मेरे दादाजी एक जीवन जिए, तो एक जीवन, जीवन का टू लाइफ, टू क्या है, टू लिव का मतलब होता है, देखिए टू लिव मीन्स जीना, टू लिव का मतलब जीना, और जीना का मतलब जीवन जीना, जीवन जीवन जीना, अर्थात जीवन निर्वाह करना। क्या होता है, जीवन निर्वाह करना। जीवन निर्वाह करना, इतना अर्थ होता है, निर्वहन करना, ये है
तो अब बताइए आप, जीवन निर्वाह करना, तो इसमें क्या है, जीवन जीना, यही अर्थ लेते हैं। ये देख रहे हैं, टू लिव का मतलब होता है जीवन जीना, जिंदगी जीना। आपने क्या किया, लाइफ को बाहर कर दिया, इसको बाहर कर दिया, और जीना के लिए, जो कि जनरली क्या होता है, लीव, लीव जी, लीव मीन्स जीना ही लोग जानते हैं, तो जीना ही जानते हैं, तो लाइफ को बाहर कर दिया। तो ये ऑर्डरली है, ऑर्डरली जो है ऑब्जेक्ट के रूप में बाहर किया, तो सेंटेंस आपका क्या हो गया, गलत। जबकि कॉग्निट ऑब्जेक्ट के रूप में बाहर किया, क्या है, कॉग्निट ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वाक्य क्या हो गया, सही। ठीक है, यूट्यूब पर भी मेरी वीडियो बड़ी होती है, क्यों, इसलिए एग्जाम्पल्स ज़्यादा देता हूँ, है कि नहीं। तो अब एंड्राइड फ़ोन में आपके क्या है, MB ही नहीं है, तो नेट पैक है नहीं, तो कैसे देखोगे, हैं। बढ़िया चीज़ पाने के लिए तो भाई कुछ ना कुछ करना, हमें नहीं दाम दे रहे हो, कंपनी को दो, हैं, रिचार्ज कराओ, ओपन। ठीक है, अब आगे चलिए, फाइट लेता हूँ, ठीक, तो फाइट मीन्स क्या होता है, फाइट मीन्स लड़ना, क्या होता है, लड़ना। क्या लड़ना, दो लोगों का लड़ना नहीं, वो तो झगड़ना हो जाता है, दो लोगों का लड़ना नहीं, ठीक ना। लेकिन वहाँ भी क्या है, वास्तव में फाइट का प्रयोग लड़ाई लड़ना, यानी लड़ना का मतलब क्या हो गया, लड़ाई लड़ना, लड़ाई लड़ने का मतलब युद्ध करना, क्या है, युद्ध करना, ये चीज है। तो ये बताइए वो है कि नहीं आपका, अब इसे टास्टिंग इंटास्टिंग है हम नहीं कहेंगे, ये बोथ में आएगा, इसमें आया, अभी तो बोथ में आएगा, अरे ये आपका ये बोथ में है, ये TG भी हो सकता है या DI भी हो सकता है, ऊपर नहीं बताया, यहाँ बता देता हूँ, लेकिन लेक्चर में तो बता ही दिया था। अब सेंटेंस हम कहते हैं कि माई ग्रैंडफादर, ठीक ना, फाट, और फाइट। देखिए फिर वही गलती आपने किया, तो सेंटेंस क्या हुआ, गलत। और अब इसे ऑब्जेक्ट निकाल करके आपका ऑब्जेक्ट इसको निकाले हैं, और बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये देख लीजिए, समझ गया ऑर्डरली ऑब्जेक्ट को। तो अब हम इसको सही कैसे करेंगे, देखिए, माई ग्रैंड फादर, ठीक ना, फाट, मेरी का, अगर मेनी लिख दिए तो फाइट का प्रयोग, देखिए फाइट क्या है, लड़े, मेनी तो बैटल्स लिखना पड़ेगा, वार्स लिखना पड़ेगा, फाइट नहीं लिख पाओगे, ये समझेगा। फाट लड़ाइयाँ लड़े, यानी युद्ध लड़े, तो किसका एक ही तो भाव है, लड़ाई लड़ना, युद्ध करना, तो क्या होगा, मेरी क्या, बैट कब का लिखो, आप बैटल से लिखो, ठीक। अब सवाल ये उठता है, क्या इसे ऑब्जेक्ट मानोगे, हाँ जी, लड़ाई का क्या मतलब, लड़ाई करना, युद्ध करना, युद्ध करना, देखिए आ तो गया, ये भाव आ गया, ठीक ना। तो बैटल का मतलब ही दिया, लड़ाइयाँ, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। अब तो ये कॉर्डिनेट ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, कॉर्डिनेट ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस क्या हो गया? सही। और क्या तरीका है? माई ग्रैंडफादर। अब आपको क्या ढूंढना है? उचित एडजेक्टिव। अगर इसको आप लगाना चाहते हो तो ये मेरी नहीं आएगा, तो चेंज हो गया। तो माई ग्रैंडफादर फॉट और लॉन्ग फाइट। क्या आ जाएगा? लॉन्ग फाइट। तो एडजेक्टिव मेनी आने के कारण मेनी फाइट्स नहीं लिखना उचित है, बैटल्स लिख दीजिए, वार्स लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा? बोलिए। कॉग्निट ऑब्जेक्ट। वाक्य क्या हो गया? सही, ठीक ना? अब इस यहाँ पर क्या हुआ? देखिए क्या बनाया भाई, ये गलत है। जबरदस्ती बीटी बनाया है, गलत। यहाँ पर बीटी है कि नहीं है? यहाँ पर आपका बीटी है कि नहीं है? ट्रांसटिव है कि नहीं है? है? क्या इंट्रांसटिव का एग्जाम्पल दे पाएंगे? हमने बहुत लिखा ही है, ठीक है ना? हाँ, क्यों नहीं? अब देखिए इंट्रांसटिव का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। Both are fighting each other। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो अब ये एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? यही। इसी तरह से अगर हम क्या लिख दें, बोथ की जगह दो के लिए ईच अदर। अगर हम दे करते हैं तो दे आर, ठीक है? दे आर फाइटिंग। तो दे दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो दो है तो आप इस अदर का प्रयोग कर दीजिए, और दो से अधिक मानते हैं तो वन एंड अदर का प्रयोग कर दीजिए। तो सेम चीज वही कॉम्प्लीमेंट और ये तो भी आई हमने बनाकर दिखा दिया। पहले ही मैंने बताया क्या हो जाएगा कि ये दोनों तरीके की होती है, यानी बोथ की कैटेगरी में भी किया दिया है। अब इसमें क्या क्या दिया था आपको? जो है हम ग्रीन पर दे दिया, हाँ ग्रीन पर दे दिया, हाइट पर दे दिया, साइड पर दे दिया, एब्यूज बचा है। तो एक बचा है एब्यूज। चलिए भाई, टू एक लाभ भी होता है, हाँ स्लीप भी बचा है, तो दे देता हूँ, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, पूरा एग्जाम्पल नहीं देते हैं। एग्जाम्पल जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। टेंस नहीं है कि दो चार एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ गए। चलते हैं। ये है आपको एब्यूज। एब्यूज मीन्स क्या है? गाली देना। क्या है? गाली देना। अब मैं आपको बताता हूँ, पैटर्न वही है, गाली देना। अगर आप गाली को देखो, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप किसमें छिपा है? वर्ब में, है ना? गाली को अगर समान तरीके से बाहर करोगे तो देना बचेगा, और देना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? गिव हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा ना। तो क्या अगर आप कहते हो कि ही abused me or abused, abused, तो सेंटेंस क्या हुआ? गलत। गलत हो गया क्योंकि आपने क्या किया? ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब इसको ऑर्डिनरी से चेंज कर दीजिए कॉग्नेट में। तो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट सिंगल वर्ड नहीं है, एडजेक्टिव प्लस नाउन है। क्या है?
एडजेक्टिव प्लस नाउन है, तो अब क्या हो जाएगा, ही अब्यूज्ड मी क्या, और क्लज़मी क्या है, ठीक है। क्लज़मी का मतलब क्या, भद्दा भद्दा, ठीक है ना। तो एब्यूज के साथ भी लगा सकते हैं, भद्दी गाली, और क्लज़मी लाभ भी होता है, भद्दी हंसी, सही है, ठीक ना। क्लज़मी एब्यूज, भद्दी गाली दिया, वह मुझे क्या हुआ, क्या है, भद्दी गाली दिया, क्या हो गया भैया, कॉग्निट ऑब्जेक्ट, सेंटेंस क्या हो गया, सही, ठीक है ना। हाँ ऐसे स्पेलिंग करो, देखना डाउट हुआ है, हाँ प्लस क्लमसी है, हाँ स्पेलिंग हमें किधर रहा था, हाँ ये क्लमसी तो हो जाता है कभी कभी, ठीक है, क्लमसी है, ठीक है। अब तो सही है, बस हाँ वो मुझे भद्दी गाली दिया, ध्यान दीजिएगा। अब ये आपने बीटी तो बनाया लेकिन सेंटेंस गलत हो गया, अब यहाँ पर बीटी तो बनाया, सेंटेंस सही हो गया। अब बोलिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं he abused me, क्या करते हैं, ये जो है कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट हटा देते हैं, क्या करते हैं, he abused me, तो क्या ये VI बन गया, नहीं, अभी भी ये क्या है, देखिए ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये अभी भी एक ऑब्जेक्ट हमारा बचा है, इसलिए अभी भी ये क्या है, ट्रांसटिव है, ठीक। अब इसे ट्रांसटिव बनाने का क्या, हम बस ऐसे लिख दें कि ही इज अब्यूजिंग, वह गाली दे रहा है, अब किसे दे रहा है, कैसी गाली दे रहा है, दोनों हटा दिया, डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हटा दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हटा दिया, तो क्या हो गया, ये VI बन गया, नहीं बन गया, ये जो चीजें हैं। तो अब हमारा क्या बच रहा है, स्लीप, ये वही बच रहा है जी, तो स्लीप बच रहा है, उस पर एग्जाम्पल, ताकि आप शिकायत न करें, कोई भी चीज पढ़ो बढ़िया से पढ़ो। तो चलते हैं अब टू स्लीप, टू स्लीप का मतलब सोना, और सोने का मतलब होता है नींद लेना, नींद लेना, ये इसका अर्थ होता है, ओके। तो अब क्या करो, किसी को लिखते हो कि ही स्लीप, कहते हो कि ही स्लीप्स, देखो वह सोता है, वह सोता है, अरे यार तो सभी सोते हैं, तो सेंटेंस क्या हुआ, गलत, सही है, ठीक ना। अब इसको आप VT या VI आपको बनाना है, चाहे ऑब्जेक्ट लगाओ और चाहे कम्प्लीमेंट, तो हम कहते हैं कि ही स्लीप्स क्या, फॉर 6 आवर्स, वह क्या है, 6 घंटे सोता है, तो ये हो गया कम्प्लीमेंट, और ये क्या हो गया, VI, ओके। अब हम इसको क्या BT में चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, देखिए वह सोता है, ये ठीक नहीं है, बल्कि एक दूसरा वाक्य अगर हम लिखते हैं कि उसको सही करने का तरीका एक ये है, और दूसरा तरीका क्या है, ही स्लीप, हम VI में ही रखते हैं, दोबारा VI में ही रखते हैं, तब हम क्या करेंगे, ही स्लीप्स एट डे, कम्प्लीमेंट, वह दिन में सोता है, जब रात में सोते हैं तो वो दिन में, तो अब बताइए ये भी
भी सेंटेंस सही है और ये भी सही है। ओके, अब आगे चलिए। ही स्लीप्स, ही स्लीप्स और स्लीप, ध्यान दीजिएगा। ही स्लीप्स और स्लीप, वह एक नींद सोता है, वह एक नींद, ये नाउन होता है, यानी ऑर्डनरी ऑब्जेक्ट के रूप में एक नींद सोता है, एक नींद लेता है, नींद लेता है। ये बिना जरूरत क्या है इसको बाहर करने की, गलत हो गया। ठीक, अब इसको सही करने का क्या तरीका है, बोलिए, इसको सही करने का क्या तरीका है? कोई एडजेक्टिव लगा दीजिए, ऐसे नहीं आप आपके बाहर करोगे। तो हम लगा देते हैं क्या, ही स्लीप और साउंड स्लीप। अब ध्यान दीजिएगा, साउंड नाउन भी होता है, ठीक ना। साउंड का मतलब ध्वनि हो जाएगा, जब ये नाउन होगा तो ध्वनि हो जाएगा, लेकिन जब एडजेक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा, गहरी, गहरी नींद। क्या होगा, गहरी नींद। वह गहरी नींद यानी खर्राटे की नींद सोता है, यानी सोता है तो नाक बजती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, नाक नेट ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, सही। और ये क्या हो गया, कास्टिंग, ये क्या था, कास्टिंग, कास्टिंग में रॉन्ग और कास्टिंग में। तो इस तरह से कॉग्निट ऑब्जेक्ट का सही तरह क्रिया समाप्त होता है। ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक। अब अगली वीडियो में क्या आएगा जान लीजिए, इंतज़ार करिए, क्योंकि जो काइंड्स ऑफ वर्ब मैं पढ़ा रहा हूँ 3 तरह की। पहला क्या है, टू डिनोट बीइंग वर्ब, दूसरा डूइंग वर्ब और तीसरा क्या है, टू शो बिलोंगिंग वर्ब। यानी पहली वीडियो में जाइए इसके वर्ब के डिफिनीशन में। तो हमने शुरुआत किया था डूइंग से, फिर डूइंग वर्ब को का 3 काइंड्स बताया, ऑलवेज ट्रांसटिव, ऑलवेज इंट्रांसटिव और बोथ। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट की चर्चा किया, ऑब्जेक्ट की पहचान, सब कुछ। अब डूइंग वर्ब समाप्त हुआ, ट्रांसटिव इंट्रांसटिव वो सब समाप्त हो गया। अब हम कहाँ आएंगे, जो टू डिनोट बीइंग वर्ब है, ठीक है ना, तो किसका काम करती है, लिंकिंग वर्ब का। इसी तरह से टू शो बिलोंगिंग वर्ब है, वो भी किसका काम करती है, वो भी लिंकिंग वर्ब का। फिर वो दोनों हेल्पिंग का भी। तो तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर हमने क्या रखा था, ट्रांसटिव, दूसरे नंबर पर इंट्रांसटिव, अब तीसरे नंबर पर लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब का चैप्टर आएगा अगली वीडियो में, जिसमें आपको क्या है, टू बी और टू हैव दोनों पढ़ाया जाएगा। तो लिंकिंग वर्ब टू बी पर एक देखिए, एक वीडियो में तो हमें नहीं लग रहा है कि संभव है, कोशिश करूँगा, अगर एक वीडियो में हो जाता है तो ठीक है, और एक टू हैव पर। उसके बाद हम सीधे किस पर आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पर। ठीक, अब हेल्पिंग में प्राइमरी है, फिर मॉडल है, तो मॉडल को तुरंत इन डिटेल नहीं पढ़ाऊँगा, बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, या देखूँगा, सोचूँगा। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे, थैंक्स।